हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज हम करने वाले हैं शुभारंभ क्लास 9th और 10th के वन शॉट मैथ सीरीज का। तो आज मैं लेकर आई हूं क्लास 9th मैथ्स नंबर सिस्टम्स का वन शॉट वीडियो। खत्म करेंगे पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास 9th के बच्चों को आई एम प्रिटी श्योर नंबर्स हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये तो पता ही होगा। जब कभी भी हम चीज़ों के क्वांटिटी को स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हैं या प्रिसाइजली क्वांटिटी बताना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं नंबर्स। आज क्लास में कितने बच्चे आए थे? 50 बच्चे आए थे। पार्टी में कितने लोग जा रहे हैं? पार्टी में 20 लोग थे। मम्मी कितने किलो आलू लेके आना है? 5 किलो आलू चाहिए। पापा ने कितने पैसे दिए? पापा ने 500 रुपए दिए। आज तो बहुत गर्मी है। टेम्परेचर कितना है? आज का टेम्परेचर तो भाई 40 डिग्रीज है। इन सारे सवालों का जवाब अगर मैं स्पेसिफिकली देना चाहूं, प्रिसाइजली अगर इन सारे सवालों का जवाब मैं देना चाहूं तो मुझे यूज करने पड़ेंगे नंबर्स। अब नंबर्स इतने सारे हैं कि इन्हें कैटेगराइज करना तो बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि जब हम चीजों को कैटेगराइज करते हैं तो हमारे लिए सारी जो अरिथमेटिक है वो काफ़ी आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बहुत तरह के नंबर्स की बात करेंगे। तो मेनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर्स, मतलब जो नंबर्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इन रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज हैं। शुरुआत करेंगे नेचुरल नंबर्स से, उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, और ये पांचों चीज़ें साथ में बनाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल, जो चीजें नेचुरली हो रही है, जो नेचर में है, जो खुद से हो रही हैं। किसी भी इंसान के पास चले जाओ और उसको बोलो कि भैया जरा गिनती बोलना, तो वो क्या बोलता है? 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो ये जो नंबर्स है जो हम नेचुरली बोलते हैं, सो दे आर नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। इन्हें हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ऑब्वियसली N स्टैंड्स फॉर नेचुरल। दूसरा है होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के बाद हमने सडनली रियलाइज किया कि यार जीरो को तो इंक्लूड ही नहीं किया, एंड जीरो इज सो इंपॉर्टेंट। देखो, जीरो है तभी 10, 100, 1000, 10,000 ये सारी चीजें हैं, इतना सारा नंबर्स बन पाते हैं बिकॉज ऑफ जीरो। तो जीरो तो बड़ा क्रूशियल है। तो हमने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, जीरो को भी ऐड कर देते हैं। तो जीरो को भी जब हमने ऐड कर दिया इस सेट के साथ तो मेरे नंबर्स क्या बन गए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। तो इस सेट को हम कहते हैं होल नंबर्स। होल मतलब कंप्लीट। इसके बाद होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। इसके बाद आए इंटीजर्स। अब हम सोचने लगे कि यार कुछ नंबर्स तो अभी भी मिसिंग हैं। कौन से नंबर्स मिसिंग हैं? एक एग्जांपल देती हूँ। जब ठंड हो जाती है, राइट, विंटर्स के टाइम पे, मतलब आप समझो कि आप किसी हिल स्टेशन पे चले गए हो बड़ी हाइट पर, तो वहाँ पर क्या होता है ठंड के टाइम पर? धीरे धीरे टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है। 20 डिग्री से 15 डिग्री, 15 डिग्री से 5 डिग्री, 5 डिग्री से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और उसके बाद तो भाई स्नोफॉल होने लग जाती है, बर्फ ही बर्फ होता है हर तरफ। सो बेसिकली जो मेरा टेम्परेचर है वो कहाँ तक ड्रॉप करता चला जाता है? वो नेगेटिव में चला जाता है। -5 डिग्री, -8 डिग्री, राइट? तो ये माइनस वाले नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स कहाँ गए? इन्हें तो हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर पे इंक्लूड ही नहीं किया। सो दैट्स वाई इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर हम सारे पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स भी लेते हैं और जीरो को भी लेते हैं। सो बेसिकली +1 +2 +3 +4 इन्फिनिटी तक, जीरो और -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें साथ में कहलाती हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं, आप बोलोगे कैपिटल आई से, बट मैं बोलूंगी नहीं, इंटीजर्स को हम कैपिटल आई से डिनोट नहीं करते हैं। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से।
जेड आया है एक जर्मन वर्ड ज़ाहलेन से, जिसका मतलब होता है टू काउंट। अब हमने इंटीजर्स को आई से क्यों नहीं डिनोट किया? वो इसलिए क्योंकि हम इरैशनल नंबर्स को आई से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल जो वर्ड है ये रेशियो से आया है। अब कई बार ना लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इंटीजर्स भी काम नहीं आते हैं, हमें कुछ और तरह के नंबर्स चाहिए होते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज मम्मी ने मुझे एक पिज्ज़ा दिया और बोला कि खा लो। पूरा पिज्ज़ा तो मैं नहीं खा पा रही हूँ। मैंने क्या किया, उस पिज्ज़ा में टोटल 5 स्लाइसेस थे, मैंने उसमें से 2 स्लाइस खाया। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैम आपने कितना पिज्ज़ा खाया, मैं क्या कहूँगी? 2। क्या मैंने 2 पूरे पिज्ज़ा खा लिया? नहीं, एक ही नहीं खाया जा रहा था, 2 कहाँ से? फिर मैं क्या बोलूँगी, कैसे बताऊँगी कि मैंने कितना पिज्ज़ा खाया? तो मैंने बेसिकली 2 स्लाइसेस खाए आउट ऑफ 5 स्लाइसेस, यानी कि मैंने 2/5 ऑफ द पिज्ज़ा खाया, 2/5 ऑफ द पिज्ज़ा खाया। अब बच्चों ये जो 2/5 है ये किस तरह का नंबर है? ना नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर। ये क्या है? 2/5। व्हाट इज 2/5? इसीलिए आया रैशनल नंबर्स, जिसका नाम ही रखा गया है रेशियो से। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो p/q फॉर्म में हो सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम डिनोट r से नहीं करते हैं, क्योंकि r से हम डिनोट करते हैं रियल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं q से। q कहाँ से आ गया रैशनल नंबर में? Q स्टैंड्स फॉर कोशेंट, क्योंकि यहाँ पर हम रेशियो की बात कर रहे हैं, डिवीजन की बात कर रहे हैं, कोशेंट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। अब आ गया हमारा 5वां टाइप विच इज इरैशनल नंबर। मतलब नाम से पता चल रहा है जो भी नंबर रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। तो इरैशनल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल I से। अब बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शायद आपने नोट की हो या आपने नोट ना भी की हो कि ये जितने भी नंबर्स की मैंने बात की, आपने एक चीज नोटिस की, सबसे पहले मैंने शुरुआत की नेचुरल नंबर्स से। हमने क्या देखा, सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स भी हैं, है ना। सारे होल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स भी हैं। सारे इंटीजर्स जो हैं वो क्या है, वो रैशनल नंबर्स हैं। बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है। सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स तो नहीं है, सारे इंटीजर्स होल नंबर्स तो नहीं है। -2 जो है वो इंटीजर है बट होल नंबर तो नहीं है। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर तो नहीं है, 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर तो नहीं है, राइट। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। अब इसका अगर मैं एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। देखो नेचुरल नंबर छोटा सर्कल, उसके ऊपर होल नंबर का सर्कल, उसके ऊपर इंटीजर का सर्कल और उसके ऊपर रैशनल नंबर का सर्कल, और इरैशनल नंबर अलग है, ठीक है। और ये सारी चीजें साथ में मिलके क्या बनती हैं, रियल नंबर्स। तो ब्रॉडली रैशनल नंबर्स के बारे में मैं जो भी बातें करूंगी दैट विल बी एप्लीकेबल टू इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सारे रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, है ना। तो रैशनल नंबर्स के अंदर हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल लेते, लेट अस टेक 2 रैशनल नंबर्स। लेट्स से एकदम सिंपल वाले एग्जाम्पल लेंगे, 1 और 2। 1, 2 ये दोनों ही रैशनल नंबर है क्योंकि इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अग्रीड, ठीक है। 1 और 2 के बीच में ढेर सारे एक्चुअली इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स से आपके पास एक पिज्ज़ा है, आपके पास 2 पिज्ज़ा है, ठीक है। आप चाहो तो एक पिज्ज़ा खा सकते हो, आप चाहो तो 2 पिज्ज़ा भी खा सकते हो, आप चाहो तो 1.5 पिज्ज़ा भी तो खा सकते हो, आप चाहो तो पहला पिज्ज़ा पूरा खा के अगले का सिर्फ 1 स्लाइस भी तो खा सकते हो, राइट। तो मतलब 1, 1/2, 1, 1/4, 1, 1/8 ये सारे जो नंबर्स हैं ये कहाँ लाई कर रहे हैं, 1 और 2 के बीच में। तो चलो मैथमेटिकली मैं निकाल के दिखा देती हूँ, प्रूफ कर देती हूँ कि किस तरीके से 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। और इसी बहाने आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर कभी भी आपको 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हो तो उसके बीच के रैशनल नंबर्स आप कैसे निकालोगे।
तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 और 2 का। 1 और 2 के बीच में अगर मैं कहूं कि मुझे बताओ कोई 5 रैशनल नंबर्स, तो बेसिकली यहां पर हम इसे करते दौरान देखेंगे कि 1 और 2 के बीच में एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। कैसे? देखो कुछ ऐसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। हमारे पास कौन से दो नंबर्स दिए हुए हैं? 1 और 2। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसे मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दी। अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब दैट्स ओके, ऐसा कर सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये आ गया 10/10 और ये क्या आ गया? 20/10। नाउ मैंने क्या कहा था कि 1 और 2 के बीच में मुझे रैशनल नंबर्स चाहिए। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/10। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 20/10। तो बेसिकली 10/10 और 20/10 के बीच में मुझे रैशनल नंबर्स चाहिए। तो क्या ये आसान नहीं है? बिल्कुल है। 10/10 के बाद 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, ऐसे करते करते 20/10 आ जाएगा। और ये सारे क्या है? ये सारे ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स क्यों है? क्योंकि यहां तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था। लेट अस सपोज कि अगर मैं ऐसा करती कि ठीक है 1 है और 2 है, तो इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई ना करके लेट्स से 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूं ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 100/100 और ये क्या हो जाएगा? 200/100। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे, जैसे कि 101/100, 102/100, 103/100 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होंगे? ये सारे होंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन 100/100 एंड 200/100, यानी कि बिटवीन 1 एंड 2। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर टू आंसर दिस क्वेश्चन आप कोई से भी 5 रैशनल नंबर्स अपने आंसर के तौर पे लिख सकते हो, जैसे कि 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो किसके किसके बीच में निकालना है? 3/5 और 4/5। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? हम तो जनरली से मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज से। वो कोई चीज क्या होती है? वो कोई चीज क्या हो सकती है? इट कुड बी 10। हम 10 या 100 या 1000 इस तरह की चीजें क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे ना हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। क्योंकि जैसे 10 से किया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30/50। ये क्या हो जाएगा? 40/50। सो 30/50 और 40/50 के बीच में क्या क्या आ सकता है? 31/50, 32/50, 33/50, ऐसे करते करते 39/50। ये सारे ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो 3/5 और 4/5 के बीच में है। चाहो तो आप इसे ऊपर नीचे 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तभी भी आपको सही आंसर मिल जाएगा। सो फिलहाल ये सारे ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो 3/5 और 4/5 के बीच में लाई करते हैं। तो अब बारी है देखने की कुछ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सोच के देखो, यहाँ पे इसीलिए डायग्राम भी बना रखा है। एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर क्या रैशनल नंबर हैं? बिल्कुल हैं। देखो ना, सारे नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स मतलब इसमें 0 एक्स्ट्रा आएगा और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। इंटीजर्स मतलब इसके अंदर -1 -2 एक्स्ट्रा आएगा, बाकी सारे के सारे होल नंबर्स आएंगे। रैशनल नंबर्स बोले तो कोई भी ऐसा नंबर जो p/q फॉर्म में लिखा जा सके, तो इसके अंदर सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। इसीलिए एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यस, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। नाउ दिस इज फॉल्स। बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर हैं जो इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या है? इंटीजर की अगर हम बात करें तो इसमें जितने नेगेटिव नंबर्स हैं वो आएंगे, 0 आएगा, और जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आएंगे। बट इसमें जो फ्रैक्शंस होते हैं जैसे कि 3/2, 2/3,
इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। तो बेसिकली सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेकर के इन्फिनिटी, तो ये तो सारे होल नंबर में आते ही है, बल्कि होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर होता है विच इज 0। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल भी नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि होल नंबर्स में तो सिर्फ 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होता है, बट रैशनल नंबर में कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में हो, जैसे 3/2 1/2 2/6, कुछ भी इस तरह के कोई भी नंबर्स जो भी p/q फॉर्म में हो वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वो रैशनल नंबर है। एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, ये भी एब्सोल्युटली फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स क्या होते हैं, सो देखा जाए तो ये जो सारे नंबर्स हमें दिख रहे हैं ये सारे रियल नंबर्स होते हैं, राइट। तो मतलब सारे रैशनल नंबर्स प्लस सारे इरैशनल नंबर्स मिलके बनते हैं रियल नंबर्स। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। बोलने का मतलब है कि लेट अस सपोज m एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर मतलब जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, √m की, यानी कि √1 √2 √3 √4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं, सो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज √m। सो नंबर लाइन जो होता है उसमें क्या होते हैं, अगर मैं पूछूं व्हाट इज नंबर लाइन, सो नंबर लाइन में होते हैं इंटीजर्स, जैसे कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर √1 2 3 के फॉर्म में नंबर्स नहीं होते, ऐसा नहीं है कि नंबर लाइन के सारे जो पॉइंट हैं वो सारे √m के फॉर्म में होते हैं, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो बच्चा पार्टी, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम इन रियल नंबर्स को, मतलब कि रैशनल नंबर्स इरैशनल नंबर्स, इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब नंबर लाइन तो आप बचपन से देखते ही आ रहे हो, और नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को पॉइंट आउट करना तो बच्चों वाली चीज़ें हो गई, राइट। अभी तो आप 9th में आ गए हो, 9th में आके बच्चों वाली चीज़ें थोड़ी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ट्रिकी पार्ट है, यानी कि हम देखेंगे कि इरैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं, जैसे कि √2 √3 √5, इन्हें कैसे पॉइंट आउट करोगे नंबर लाइन पे। तो चलो इसे आसान बनाते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे √2 को हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। सिर्फ 2 को दिखाना तो बड़ा आसान है, क्योंकि नंबर लाइन में सारे इंटीजर्स तो एनीवेज कैलिब्रेटेड होते हैं, तो उन्हें दिखाना आसान है। लेकिन अगर इरैशनल नंबर आ जाए, जैसे कि मान लो ये √2 अगर आ जाए, तो उस केस में हम कैसे दिखाएंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्चुअली हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम √2 को क्या लिख सकते हैं, √1² + 1², यानी कि दिस इज लाइक कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास इस तरीके से, ये 1 है ये 1 है, सो √1² + 1² इज √2 का स्क्वायर, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूज का लेंथ है दैट इज √2, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ये तो समझ में आता ही है। तो यानी कि मुझे, अगर मैं इस नंबर लाइन पे लेट्स से जो भी मेरा ओरिजिन है ओ, यहाँ से अगर मैं एक 1 यूनिट का लेंथ पे एक इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि √2 कितना है, क्योंकि उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा उसकी लेंथ होगी √2, ठीक है। तो इसके लिए हमें तैयार हो जाना होगा हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के साथ, ठीक है, क्योंकि इनका हम यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये जो स्केल है ना, स्केल से हम 1 यूनिट मेजर करेंगे, ठीक है, कि 1 यूनिट कितना है। एक बार हमने वो मेजर कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, देखो ये 1 यूनिट हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये जो है मेरा इतना डिस्टेंस कितना है, दिस इज 1, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, जैसे कंपास से हमने 1 यूनिट मेजर कर लिया, जितना ये है उतने ही डिस्टेंस पे हमने एक आर्क बना दिया, ठीक है, और उस आर्क से हमने इस तरीके से परपेंडिकुलर बना के इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो साइड है दिस इज 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है। अब हमने ये जो पॉइंट है जहां पर ये आर्क जो है इस लाइन को कट कर रहा है, दिस पॉइंट, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, और उस पॉइंट के साथ हमने उस पॉइंट को हमने O से जोड़ दिया। तो अब क्या हो गया, देखो ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल को कितना रिजेंबल कर रहा है, विच मीन्स कि ये जो लेंथ है इस ट्रायंगल की दैट इज √2। अब कंपास लेके मैं ये वाला जो डिस्टेंस है उसे मेजर कर सकती हूँ और एक कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इस तरीके से बना सकती हूँ।
तो ये जो पॉइंट है जो नंबर लाइन को कट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है √2। तो इस तरीके से हम बनाते हैं √2 को ऑन नंबर लाइन। अब आप सोचोगे कि अगर मुझे √3 को रिप्रेजेंट करना होता नंबर लाइन पे, तब हम क्या करते? √3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं √2 + 1। ठीक है, इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? हमें किसी भी तरीके से इसे जो है पाइथागोरस वाले कॉन्सेप्ट में डालना है। ठीक है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 का होल स्क्वायर। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि अब मुझे एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जिसका एक साइड क्या इतना है √2 और दूसरा 1 है। तो यानी कि ये इसका जो पिक्चर हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए वो कुछ ऐसा होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक साइड है √2 और दूसरा साइड है 1, और ये जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज √3। तो चलो फिर से अपने ज्योमेट्री बॉक्स के हथियारों के साथ तैयार हो जाओ। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा एक ही काम होता है कि ओरिजिन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया? तो बेसिकली हमें एक इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, जिसमें ये वाला 1 है, ये वाला √2 है और ये वाला √3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही वाला फॉलो कर रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ तक 1 है, हमने मेजर कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया? ये वाला जो 1 वाला पॉइंट है यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया इस तरीके से। उसके बाद ये जहाँ पे कट कर रहा है उसको हमने O से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कर दिया तो हमें क्या पता है कि ये लेंथ कितना होगा? दिस इज √2, करेक्ट, क्योंकि ये 1 है ये 1 है, सो दिस विल बी √2। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक और राइट एंगल ट्रायंगल इस √2 के ऊपर बनाना है ताकि √2 जो है वो उसका एक साइड हो बस। तो अब हमने इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, क्योंकि अब हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब इसमें से जितना भी यूनिट हमें चाहिए, जैसे कि दिस साइड इज √2 इस ट्रायंगल का, लेट्स से कि दिस साइड जो है ये कितना है? ये 1 है। तो ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये अंदर वाला, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो √3 हो जाएगा एज पर दिस डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट हो रहा है यानी कि दिस डिस्टेंस, दिस हाइट इस √3। तो कंपास लेकर के इस हाइट के अबाउट जो है हम इस तरीके से एक आर्क बना सकते हैं, और जहाँ पर भी ये आर्क जो है इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करे वही पॉइंट हो जाएगा हमारा √3। तो बच्चों अभी तक हमने √2 को दिखाया नंबर लाइन पे, √3 को दिखाया नंबर लाइन पे, और हर जगह आपने देखा कि हमने कुछ ना कुछ ट्रिक लगाया। फॉर एग्जाम्पल √2 को हमने क्या लिख दिया? √1² + 1²। √3 को हमने क्या लिख दिया? हमने उसे लिख दिया √2 + 1। तो बेसिकली √3 को प्लॉट करने के लिए हमने √2 का जो प्लॉटिंग था उसका हेल्प लिया, है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास अगर √, कोई भी एक रैंडम नंबर हो तो फिर हम उसे कैसे दिखाएंगे? तो इसी के लिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक जनरल मेथड जिससे हम किसी भी √x को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ये 2-3 स्टेप्स याद रखने होंगे, जिसका पहला स्टेप है कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ x। एक लाइन ड्रॉ करना है लेंथ x का, ना कि √x का। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने ये AB ड्रॉ किया है लाइन जिसका लेंथ है x। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 होगा कि इसी लाइन को एक्सटेंड कर दो बाय 1 यूनिट। बोलने का मतलब है कि हमने AB तो बना लिया था x लेंथ का, इसी को हमने B से 1 यूनिट और लंबा कर दिया इसे अप टू C। तो टोटल अब मेरी जो लाइन हो गई वो हो गई AC, और इस पूरे का लेंथ कितना हो गया? x + 1। ठीक है, अब बारी है स्टेप नंबर 3 की। अब हम क्या करेंगे? हम आइडेंटिफाई करेंगे मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, यानी कि ये जो पूरा लाइन बना हमारा इसका मिड पॉइंट को आइडेंटिफाई करो जो कि यहाँ पर है O। ठीक है, और इस मिड पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उसे सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाओ। मतलब इस O को सेंटर मानते हुए, OA को रेडियस मानते हुए हमने एक पूरा सर्कल तो नहीं बनाया है, एक सेमी सर्कल बना लिया है। अब ये तो हो गया, यही 3 स्टेप हमें करने थे। ये कर लेने के बाद हम क्या कहेंगे कि इस सेमी सर्कल के जिस पॉइंट पर ये B जो है इसे कट कर रहा है, तो दिस लेंथ BD इज √x। नाउ यहीं पे सबसे बड़ा सवाल आएगा कि हमें कैसे पता कि भैया BD जो है दैट इज √x। हम क्यों मान लें कि BD जो है वो √x होगा? कैसे पता हमें? राइट, तो चलो उसे प्रूव करते हैं।
अब इसे प्रूव करने के लिए हमारा सारा फोकस हम डालेंगे इस ट्रायंगल पर। तो हम पूरा फोकस डालेंगे कौन से ट्रायंगल पर? ट्रायंगल BOD पर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे OD क्या है? हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, और BD परपेंडिकुलर है और OB बेस है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि BD स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ठीक है, अब OD कितना हो जाएगा? इस सर्कल का ये रेडियस है OD, तो OD की वैल्यू OA के बराबर होगी। OA कितना हो जाएगा? इस पूरे AC का आधा, यानी कि ये हो जाएगा x+1/2, है ना। तो OD को हम क्या लिख सकते हैं? x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OB बोले तो ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? देखो ये पूरा x है और इतना सा डिस्टेंस कितना होगा? थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करके देखो। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा? मुझे OB चाहिए, सो OB विल एक्चुअली बी इक्वल टू OC माइनस BC। तो OC कितना है? OC इज एक्चुअली x+1/2, क्योंकि OC क्या है? ये पूरे AC का आधा है, और BC कितना है? 1, तो ये हो जाएगा x+1/2 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x-1/2। तो OB की जगह हम लिख सकते हैं x-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से अगर हम नीचे ले लें LCM, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा a² + b² + 2ab, इधर हो जाएगा a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, नीचे 4 हो जाएगा, 2² = 4। अब देखो प्लस x² माइनस x² कैंसिल, +1 माइनस 1 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा? 2x/4। तो यानी कि ये हो जाएगा, ऊपर कितना बचा? 2x नहीं, एक्चुअली 2 × 2x, तो बेसिकली ये मिल जाएगा x। तो यानी कि मुझे क्या पता चला कि BD की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू √x। ये हमने प्रूव कर लिया, राइट। तो इसका मतलब है अगर हमें कभी भी कोई भी √x को प्लॉट करने के लिए कहता है, तो √x को प्लॉट करने के लिए हम इस तरीके का ज्योमेट्रिकली हम इस तरह का कंस्ट्रक्शन करेंगे, और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि √x कितना लेंथ है। एक बार हमें ये पता चल गया कि भैया इतना लेंथ जो है ये √x है, फिर तो हम कंपास से उतना लेंथ मेजर करके नंबर लाइन में बता देंगे आराम से कि भैया कहाँ पर लाई करेगा ये, है ना। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट √9.3। ठीक है, इसमें हम सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ लेंथ 9.3। ठीक है, सो लेट अस सपोज कि ये AB है और इसका लेंथ है 9.3। इसे हम सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? इसे हम एक्सटेंड कर देंगे बाय 1 यूनिट टू पॉइंट C, कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या था नेक्स्ट पॉइंट, कि अब हम इस पूरे लाइन का जो लेंथ है इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे। सो लेट अस से हमारा मिड पॉइंट आ गया O। अब O को सेंटर मानते हुए हम एक सर्कल बना देंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे? हम देखेंगे ये जो पॉइंट B है ये इस सर्कल को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है बेसिकली, सो लेट्स से दिस इज माय पॉइंट B, ये इसे इस पॉइंट पर कट कर रहा है। सो व्हाट डू वी से कि ये जो BD की जो लेंथ है दैट इज, ये लेंथ कितना होगा? दिस लेंथ विल बी √9.3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है, इस ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से हमें ये पता लग जाता है कि √9.3 कितना लेंथ है। अब आप कंपास लगा के ये लेंथ को मेजर कर लो और अपना नंबर लाइन में 0 से लेकर के उतने लेंथ पर एक कट कर दो और आपको पता लग जाएगा कि वेयर इज √9.3 ऑन नंबर लाइन। तो चलो अब कुछ देखते हैं डेसिमल नंबर्स। जैसे अगर मेरे पास दिया हुआ हो कि 2.665 इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? काफी सिंपल और लॉजिकल सा एक प्रोसेस है। जैसे कि 2.665, इसमें हमें ये देखना है कि नंबर लाइन में ये किसके बीच में लाई करेगा। तो जैसे कि लगभग पहले तो ऊपर से देखते हैं 2.665, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? 2 और 3 के बीच में बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे इक्वल 10 पूरे इक्वल डिवीजन बना लेंगे विच विल रिप्रेजेंट, जैसे कि 2.1 2.2 2.3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके का हमने बना लिया। ठीक है, अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये बताओ 2.665 ये किसके किसके बीच में लाई करेगा? अगर हम और अंदर से देखें तो
मतलब अंदर जैसे हमने ये सारी चीजें बना दी 2.1, 2.2, 2.3, तो 2.665 किसके किसके बीच में लाई करेगा? ये 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा, राइट? तो ये जो दोनों डंडे हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा, ठीक है? तो मतलब इस वाले पोर्शन को अगर हम मैग्नीफाई करके बनाएं तो कुछ ऐसा होगा कि लेट्स से यहाँ 2.6 है, यहाँ 2.7 है, तो इनके बीच में वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? तो ऐसे लाई करेगा, मतलब ये किसके किसके बीच में? 2.6 एंड 2.7 के बीच में लाई करेगा, ठीक है? अब ये जो हमने डिविजन्स बनाए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2.61, ये रिप्रेजेंट करेगा 2.62, ये रिप्रेजेंट करेगा 2.63, 64 एंड सो ऑन, और ऐसे करके ये हो जाएगा 2.69। अब इसको अगर डीप डाउन और देखें तो 2 पॉइंट क्या है? ये है 665, राइट? 665, यानी कि ये किसके किसके बीच में लाई करेगा? 2.66 एंड 2.67 के बीच में लाई करेगा, है ना? तो 2.66, सो दिस इज 2.66 एंड दिस इज 2.67, मतलब कि इन दोनों के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है? तो अगर इस वाले पोर्शन को हम वापस से मैग्नीफाई कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेट्स से यहाँ पे 2.66 है और यहाँ पे 2.67 है, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बना लिए हमने। तो अब यहाँ पर ये जो पहला वाला है दिस विल रिप्रेजेंट 2.661, ये रिप्रेजेंट करेगा 2.662, ये रिप्रेजेंट करेगा 2.663, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये होगा 2.666, ये होगा 2.667 एंड सो ऑन, राइट? तो अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? 2.665, सो दिस विल बी 2.665। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है दिस विल एग्जैक्टली रिप्रेजेंट 2.665 जिसकी हमें तलाश थी, है ना? तो इसे हम कई बार मैग्निफिकेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, 2 और 3 के बीच के जगह को पहले 10 हिस्सों में बांटा, फिर उस एक हिस्से को वापस 10 हिस्सों में बांटा, फिर उस एक हिस्से को वापस 10 हिस्सों में बांटा। हमने वही किया, राइट? जैसे इस एक हिस्से को वापस 10 में बांटा, फिर से इस एक हिस्से को वापस 10 में बांटा, राइट? और उसी तरीके से हमें एग्जैक्टली वो पॉइंट मिला जहां पर 2.665 लाई करता है। तो बच्चों यहाँ पर है आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन विच इज रिप्रेजेंट 5.37 बार ऑन नंबर लाइन। अब एक हिंट देती हूँ, 5.37 बार का मतलब है 5.37777, ये रिपीट हो रहा है। तो इसे भी आप वही मैग्निफिकेशन के तरीके से करो कि भाई ये किसके किसके बीच में लाई करेगा। सो ट्राई इट आउट ऑन योर ओन बिकॉज दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। और अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताओ कि आपने इसे कर लिया है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में। अब आप पूछोगे कि मैम यहाँ पर डेसिमल एक्सप्रेशन कहाँ से आ टपका, इसकी क्या जरूरत थी? तो बच्चों होता क्या है ना कि कई बार मेरे पास एक नंबर दिया हुआ होता है और मुझे पूछा जाता है कि ये रैशनल है या इरैशनल है, और मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि उस नंबर को देख के मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि ये कौन सा नंबर है। लेकिन अगर मैं उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं आसानी से बता सकती हूँ कि ये रैशनल है या इरैशनल है, ठीक है? तो उसी तरीके को सीखने के लिए हम ले आए हैं डेसिमल एक्सप्रेशंस को इन सब के बीच में। तो जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, मतलब 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली। जब हम उसका डेसिमल फॉर्मेट लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, 2/3 या फिर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.5, राइट? तो ऐसे करके हम किसी भी रैशनल नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि या तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, अब डेसिमल में लिखने के लिए तो हम डिवीजन करते हैं, राइट? तो डिवीजन का जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। उस केस में जो मेरा डेसिमल होता है वो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि 0.5, 1.5, ये देखो ये खत्म हो जा रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं। टर्मिनेट होना मतलब खत्म हो जाना, खत्म हो जा रहा है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इनमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि 0.5555, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, 0.5। तो यानी कि ये कैसे कैटेगरी के डेसिमल्स हैं? नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब रैशनल नंबर में एक और कैटेगरी हो सकता है, उस कैटेगरी में क्या होगा?
उस कैटेगरी में होगा कुछ यूं कि आप डिवाइड करोगे उसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालने के लिए, बट भैया रिमाइंडर मेरा जीरो आ ही नहीं रहा है, चाहे जितने मर्जी डिवाइड करते जाओ रिमाइंडर आपका जीरो ही नहीं आ रहा है। जैसे कि 1/3, 1/3 को अगर आप डेसिमल में लिखना चाहो तो आपका आंसर कुछ ऐसा आता रहेगा 0.33333333, यार खत्म ही नहीं हो रहा है 3। तो ये किस तरह का डेसिमल हुआ? ये रिपीटिंग डेसिमल हुआ क्योंकि 3 रिपीट होता जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, 3 तो चलते चला जा रहा है, राइट। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जो रैशनल नंबर है तो उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो या तो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग होगा। ये दो ही ऑप्शंस हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इरैशनल नंबर की बात करें, वहां पर तो और भी मजेदार चीजें होती हैं। वहां पर हम देखते हैं कि रिमाइंडर तो जीरो कभी आता ही नहीं है, लेकिन रिपीटिंग भी नहीं होता है, वो डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रहे होते हैं। एज इन यहां पर जो डेसिमल्स हमें मिलता है वो होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो यानी कि इसके बाद कभी भी अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये रैशनल है कि इरैशनल, आप क्या करोगे? उनका डेसिमल फॉर्मेट निकालो। अगर वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो इरैशनल नंबर है, अदरवाइज वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अभी हमने 3 केसेस डिस्कस किए। पहला केस क्या था? पहला केस था नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, दूसरा केस था रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और तीसरा केस क्या था? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलो तीनों केस का एक एक एग्जाम्पल करके क्लियर कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर 3 सिनेरियोज देखेंगे। 2 सिनेरियोज जहां पर हम देखते हैं कि हमें या तो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग मिलता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलता है। जैसे कि अगर हम रैशनल नंबर्स के 2 सिनेरियोज देखें, पहले सिनेरियो में ऐसा होता है कि रिमाइंडर 0 हो जाता है, इसका मतलब वो नॉन रिपीटिंग होता है या फिर टर्मिनेटिंग। दूसरा सिचुएशन जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता है, इसीलिए वो रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। और जब हम इरैशनल नंबर्स के केस में देखते हैं तो वो नॉन रिपीटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। तो पहले वाले केस में लेटर सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं 7/8। ठीक है, अब 7/8 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो हम क्या देखते हैं, क्या होता है? 8 8 ज 64, 8 7 ज 56, 8 5 ज 40, 0। तो बेसिकली यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसीलिए ये जो डेसिमल है 0.875, इसे हम कैसा डेसिमल कहेंगे? टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये मेरा रैशनल नंबर का केस हो गया। दूसरा केस भी रैशनल नंबर का ही है। अब यहाँ पर मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 10/3। तो अगर 10/3 की बात करें और इसे हमें डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है, सो 3 3 ज़ा 9, 1 आ जाएगा, पॉइंट 0 किया, 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया, फिर 0 किया, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आ गया, 0 डाला, फिर 3 3 ज़ा 9, और ये जो चक्कर है ये हमेशा चलता ही रहेगा। तो ये किस तरह का डेसिमल हो गया? ये हो गया रिपीटिंग, क्योंकि 3 जो है ये रिपीट ही होता चला जा रहा है, राइट। और ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है, तो ये कैसा हो गया? ये रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, बट है ये भी रैशनल नंबर के कैटेगरी में। अब इसी कैटेगरी में देखो एक तरह का एग्जाम्पल और दिखाती हूं मैं। ठीक है, जैसे लेटर सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 1/7 का, 1/7। तो इसके केस में क्या होता है? तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि ये भी टर्मिनेटिंग तो नहीं है, रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर खास बात यह है कि आप कहोगे यहाँ पे कुछ रिपीट भी तो नहीं हो रहा है। वेल, रिपीट तो हो रहा है, बट क्या रिपीट हो रहा है? इंस्टेड ऑफ कि एक सिंगल डिजिट रिपीट हो, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? ये जो पूरा स्ट्रिंग है 1428557 ये रिपीट हो रहा है। अभी देखो इसके बाद आप इसको कंटिन्यू रखोगे तो आपको फिर से 1428557 मिलेगा, फिर कंटिन्यू रखोगे तो ये 1428557 मिलेगा। तो बेसिकली ये जो पूरा स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों ही सेम कैटेगरी में फॉल करेगा, जहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है। इसीलिए ये किस तरह के डेसिमल्स होते हैं? ये रिपीटिंग डेसिमल्स या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, और जो तीसरा कैटेगरी है विच इज फॉर इरैशनल नंबर्स, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें पाई की या फिर अगर हम बात करें √2 की, तो इनकी जो वैल्यूज हैं
अगर √2 की वैल्यू देखें तो इट इज़ 1.4142135623 एंड सो ऑन। मतलब ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे कुछ भी ना तो डिजिट रिपीट हो रहा है और ना ही स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये किस तरह का नंबर हो गया, √2, इरेशनल नंबर। उसी तरह अगर पाई की बात करें, आप तो कह दोगे कि पाई इज 22/7, बट एक्चुअली दैट इज एन अप्रोक्सीमेशन टू ईज आवर कैलकुलेशंस। एक्चुअली में जो पाई की वैल्यू होती है दैट इज 3.1415926535 एंड सो ऑन। ये भी चलते रहता है, राइट। तो ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि पाई किस तरह का नंबर है, इरेशनल नंबर है। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन सारे चीजों के ऊपर बेस्ड। शो दैट 0.33333 इज अ रैशनल नंबर। हमें ये दिखाना है कि ये रैशनल नंबर है। कैसे दिखाएंगे, अगर इस डेसिमल नंबर को देखें तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग है। किस तरह का डेसिमल है ये, रिपीटिंग, यानी कि या फिर कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल है। तो ऐसे वाले डेसिमल जिनका होता है वो कौन से नंबर होते हैं, वो रैशनल नंबर ही तो होते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर के केस में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो चलो ये रैशनल नंबर तो है। एक्सप्रेस इट इन द p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे मुझे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक फॉलो करेंगे। देखो, हम मान लेंगे कि ये जो नंबर है, लेट अस सपोज दिस नंबर इज x, तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.3333, बस 3 कंटिन्यू होता रह रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही तो डिजिट रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। चूंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, हम इसको, इस पूरे ये जो इक्वेशन है मेरा, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 3.3333 चलता रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे से। ठीक है, मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे, लेट अस से अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये अगर इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम 2 - 1 कर देंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा मुझे, 9x, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा मुझे, 3। देखो कितना मजेदार हो गया इसको 10 से मल्टीप्लाई करने से। तो अब सबको समझ आया होगा कि मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया। 10 से मल्टीप्लाई करते ही राइट हैंड साइड जो है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया, है ना। तो ये 3 हो गया, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/9 विच इज इक्वल टू 1/3। तो यानी कि हम x को क्या लिख सकते हैं, 1/3। चलो एक और सवाल देखते हैं। फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, तो इसका एक आसान तरीका ये भी होता है कि मेरे पास 1/7 और 2/7 दिए हुए हैं, हम इन्हें डेसिमल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857, जहां पर ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिपीट हो रही है। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, इसी से अगर इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा विच इज 0.285714, जहां पर ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कोई भी ऐसा नंबर जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता हो, और वो कैसा होना चाहिए, वो इरेशनल होना चाहिए, यानी कि वो नंबर ऐसा होना चाहिए ताकि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, राइट। क्योंकि इरेशनल नंबर्स, जैसे ही हम इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं, इसका मतलब ही है कि उसका जो डेसिमल फॉर्मेट होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें ऐसे ही नंबर्स निकालने हैं। अब हमें इतना तो पता ही है कि किसी भी दो गिवन नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में हम कोई सा भी, आप रैंडमली कोई सा भी नंबर लिख सकते हो जो सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मान लो अगर मैं एक नंबर लिखती हूँ 0.14 और 0.28 के बीच में कुछ भी लिखना है। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया 0.16, खत्म तो हो नहीं सकता, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कुछ भी नंबर, कुछ भी डिजिट्स लिखते जाओ, 16238129765820887, कुछ भी नंबर्स लिख रही हूँ मैं, और ये चलते रह रहा है। सो दिस शोज कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दिस शोज कि ये नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि कोई भी डिजिट या कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से कुछ भी 0.14 और 0.28
के बीच में कुछ भी नंबर लिख सकते हो. यू कैन राइट 0.25. अब 25 जो है वो 1 4 और 2 8 के बीच में लाई करेगा. तो 2 5 1 2 5 6 8 7 8 0 1 5 3 2 ऐसे चलते रहेगा. तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख करके बता सकते हो कि दैट इज इरेशनल नंबर बिटवीन द गिवन टू नंबर्स. चलो अगला सवाल देखते हैं. राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. 36/100. तो इस ऑब्वियसली बात है, डिवाइडेड बाय 100 है, 2 0 है तो डेसिमल आ जाएगा 2 डिजिट्स के पहले. ठीक है, तो 0.36. इसको अगर करके देखोगे तो ये टर्मिनेटिंग निकलेगा. दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. 1/11. सो 1/11 को अगर हम डिवाइड करके देखें इस तरीके से तो ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 99. सो दिस इज 1, फिर से 9, फिर से 1. तो ये ऐसे ही चलता जाएगा. तो यानी कि 1/11 कितना हो जाएगा, 0.9 बार. 9 जो है वो रिपीटिंग है. तो यानी कि ये किस तरह का डेसिमल हुआ, दिस इज रिपीटिंग डेसिमल, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. उसके अगला वाले को देखते हैं. 4 1/8. सो दिस इज नॉट 41/8, दिस इज बेसिकली 4 1/8. ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 33/8, जिसे हम लिख सकते हैं 4.125. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसमें रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है. 2/11. अब 1/11 का हमने लिखा था 0.9 बार. सो 2/11 इसी के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.8 बार. इनफैक्ट अगर हम चाहें तो इसे डिवाइड करके देख सकते हैं. सो बेसिकली 2/11 कितना हो जाएगा, 0.18, जहां पर 18 रिपीट होता रहेगा. ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने 1/11 को गलती से 0.9 बार लिख दिया है. ये होगा 0.09 बार. देखो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ भी एक 0 था. ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. सो 0.6 बार ये दिया हुआ है, इसे हमें p/q के फॉर्म में लिखना है. यहाँ पर भी हम वो x वाला मेथड फॉलो करेंगे कि लेट अस सपोज x इज गिवन एज 0.6 बार यानी कि 0.6666 और ये आगे भी रिपीट हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 6.6666. ठीक है, तो अब लेट्स से कि ये पहला वाला इक्वेशन 1 है, दूसरा वाला इक्वेशन 2 है. हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्यों, इसलिए देखो अभी पता चलेगा. लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 9x और राइट हैंड साइड में क्या होगा, पॉइंट के बाद का सब कुछ तो सेम है क्योंकि सब कुछ ही तो रिपीट होते ही जा रहा है. तो इसीलिए ये पूरा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6. तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/9 यानी कि 3 2 6, 3 3 9, दैट इज 2/3. तो इसीलिए 0.6 बार को हम 2/3 लिख सकते हैं. ठीक, इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं विच इज 0.47 बार. तो लेट अस सपोज कि x इज 0.47777 ऐसे रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर भी एक सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रहा है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा 4.7777. ठीक है, बट यहाँ पर इसे देख के हमें पता लग रहा है कि डेसिमल के बाद का जो भी है वो दोनों का सेम नहीं है. तो इसलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी हमें कुछ बहुत सिंप्लीफाइड नहीं मिलने वाला है. राइट, तो इसीलिए हम इसे फर्दर 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सेकेंड वाले को फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा इसके साथ जब हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 47.7777. अब आएगा मज़ा क्योंकि अब हम ये दोनों इक्वेशन को अगर देखें तो इन दोनों का डेसिमल के बाद सब कुछ सेम है. तो अब हम लिख सकते हैं 2 - 1. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह जाएगा 90x और इधर राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा 43 क्योंकि डेसिमल के बाद तो सब कुछ 0 है. तो x की वैल्यू हो जाएगी 43/90. क्लासीफाई एज रैशनल और इरेशनल नंबर. हमें बताना है कि ये जो गिवन नंबर है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल. पहले वाले को देखते हैं √23. √23 को अगर हम देखें तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो √23 इज एक्चुअली इरेशनल नंबर. बात करते हैं √225 का. तो इस 225 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, दिस इज इक्वल टू 15 स्क्वायर. तो यानी कि √225 इज एक्चुअली इक्वल टू 15 और 15 को हम p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं वेर q इज नॉट इक्वल टू 0. तो यानी कि √225 कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर.
इसके बाद है 0.3796, ये किस तरीके का डेसिमल है? दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर होता है तो वो नंबर किस तरीके का होता है? रैशनल नंबर। उसके बाद है 7.478, 478 एंड सो ऑन। तो देखो ये जो स्ट्रिंग है 478 ये रिपीट हो रहा है, करेक्ट? तो यानी कि ये किस तरह का डेसिमल है? रिपीटिंग डेसिमल है। तो फिर कैसा नंबर हो जाएगा? ऑब्वियसली रैशनल नंबर होगा। अब देखो 1.101, 1001, 100001, 100001, एक पैटर्न तो है बट देखो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब 101 रिपीट नहीं हो रहा है या फिर 1001 रिपीट नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये कैसा है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यानी कि ये कैसा नंबर हो जाएगा? इरैशनल नंबर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस कौन सा वाला? वो डॉक्टर का सर्जरी वाला? ऑब्वियसली नहीं। मैथ्स का ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एग्जैक्टली वो वाले ऑपरेशन की बात करेंगे फॉर रियल नंबर्स। तो हम देखते हैं कि रियल नंबर्स जो हैं ये कुछ जो हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ऑपरेशंस के उन सबको फॉलो करते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन तीनों प्रॉपर्टीज को रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स दोनों ही फॉलो करते हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर करें इन प्रॉपर्टीज का एक क्विक रिकैप तो हम क्या देखते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोले तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बात करें मल्टीप्लिकेशन के लिए तो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये हैं हमारे तीनों प्रॉपर्टीज जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं बता देती हूँ। हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स के केस में ना, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। इसका एक एक्सेप्शन 0 है हालांकि, ठीक है, बट अदरवाइज बाकी रैशनल नंबर्स के लिए ऐसा होता है। लेकिन जब हम इरैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। ज़रूरी नहीं है कि दो इरैशनल नंबर्स को हम जब भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें तो हमेशा मुझे एक इरैशनल नंबर ही मिले। कई बार हमें रैशनल नंबर भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो तैयार हो सभी लोग ऑपरेशन करने के लिए? तो चलो ऑपरेशंस करके देखते हैं कि कौन से केसेस में हमें कैसा नंबर मिलता है। तो चलो इन ऑपरेशंस में सबसे पहले देखते हैं जब हम रैशनल के ऑपरेशंस करवाते हैं। जैसे मान लो अगर दो रैशनल नंबर को हम ऐड करवाते हैं, या फिर जब हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, या फिर दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं या फिर डिवाइड करवाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? जो हमारा आउटपुट आता है वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही आता है, राइट? तो यहां पर आप देखोगे, यहां तो मैंने बहुत सिंपल वाले एग्जांपल्स लिए हैं, आप कोई कॉम्प्लिकेटेड सा रैशनल नंबर भी ले लो, बट हमेशा आप देखोगे चाहे आप उन्हें ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हमेशा आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? आउटपुट जो आएगा वो हमेशा रैशनल ही होगा, ठीक है? अब बात करते हैं इरैशनल की, ठीक है? मतलब दोनों इरैशनल नंबर अगर हो, ठीक है? अब एडिशन की बात करो, लेट अस सपोज अगर √3 प्लस √3 किया तो आपका आंसर क्या आएगा? 2√3। तो मतलब दो इरैशनल नंबर को ऐड किया तो मुझे इरैशनल नंबर मिला। लेकिन अगर मान लो मैं √3 प्लस -√3 करूं, क्योंकि दोनों ही जो है वो मेरे इरैशनल नंबर्स हैं, है ना? तो यहां पर मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। सब्ट्रैक्शन की बात करूं, लेट अस सपोज √2 माइनस √2 क्या आएगा? 0, है कि नहीं? मान लो मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करती हूँ, सो लेट्स से √2 इंटू √3 आया तो आएगा √6। लेकिन अगर मैं √2 इंटू √2 करूं तो आंसर क्या होगा? √2 का स्क्वायर यानी कि 2, करेक्ट? अब डिवीजन की बात करते हैं, अगर मैं √2 बाई √3 करूं तब तो √2 बाई 3 आएगा, लेकिन अगर मैं √2 बाई √2 करूं तो आंसर आएगा 1। तो बेसिकली जब हम दो इरैशनल नंबर्स ले रहे हैं तो मेरा आउटपुट रैशनल भी आ सकता है और मेरा आउटपुट इरैशनल भी आ सकता है,
अब बात करते हैं एक रैशनल और दूसरा इरेशनल नंबर, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तब क्या होगा। जैसे कि एडिशन की बात करें तो लेट्स से 2 + √3 एक रैशनल है, दूसरा इरेशनल है। अगर हम बात करें इसी का 2 - √3, 2 × √3 या फिर 2 / √3, इन सब में हम क्या देखते हैं, जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो कैसा हो रहा है, वो इरेशनल ही हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें काफी क्लैरिफाई हो गया कि अगर दोनों रैशनल है तो आउटपुट रैशनल होगा, अगर दोनों इरेशनल है तो आउटपुट रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर एक रैशनल और दूसरा इरेशनल है तो आउटपुट हमेशा इरेशनल होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, π - 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। तो एक एक करके देखेंगे। 7√5 साफ साफ दिख रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, करेक्ट। ये √5 है यहाँ पर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये 7√5 जो है इरेशनल नंबर है। अब बात करते हैं 7/√5 की। ठीक है, इसको जो है हम रैशनलाइज कर सकते हैं, इसको हम ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कुछ इसे हार्म नहीं है, राइट। अब आप पूछोगे 7√5 में ऐसा क्यों नहीं किया। अरे यार, इसमें अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर भी देते तभी भी क्या होता, ये 7 × 5/√5 आता है कि नहीं। अब इस केस में देखो क्या होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 7√5 / √5 का होल स्क्वायर यानी कि 5। तो ये क्या होगा, 7√5/5 के ये क्या है, इरेशनल नंबर है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब आप रैशनलाइज करते हो तो क्या होता है, ऊपर नीचे जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो कई बार आपको रैशनल नंबर मिल जाता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, विच इज √2 + 21। √2 + 21 एक इरेशनल और एक रैशनल को हमने क्या किया है, ऐड किया है, ये क्या है, इरेशनल। और फाइनली चौथा एग्जाम्पल विच इज π - 2, पाई क्या है, इरेशनल। इरेशनल और रैशनल को सब्ट्रैक्ट किया है, आउटपुट क्या होगा, इरेशनल। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, कुछ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, 2√2 + 5√3। अब सेम रूट ओवर वाले टर्म्स को साथ में डाल देंगे। दूसरा क्या है, √2 - 3√3। देखो हमने इसे ऐसे अरेंज किया कि √2 वाले साथ में है, √3 वाले साथ में है। ठीक है, अब 2√2 दोनों को ऐड करना है, सो 2√2 + 1√2 एक तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1√2। ये क्या हो जाएगा, +5 - 3√3, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3√2 + 2√3। दूसरा देखते हैं, मल्टीप्लाई 6√5 × 2√5। ये क्या हो जाएगा, 6 × 2 12 और √5 का होल स्क्वायर विच इज 5, यानी कि 12 × 5 दैट इज 60। तीसरा देखते हैं, 8√15 / 2√3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम √15 को हम लिख सकते हैं √5 × 3 / 2√3। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × √5 × √3 / 2√3। सो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 = 8, तो ये हो जाएगा 4√5। ठीक है, तो इस तरह की थोड़ी सी सिंपल प्रैक्टिस हमने कर ली। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े और सिंप्लीफिकेशंस देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 + √7 × 2 + √5। ठीक है, तो इसमें हमारे पास और कोई चॉइस नहीं, हम सिंपल तरीके से जाएंगे, 5 × 2 + 5 × √5 + √7 × 2 + √7 × √5 इसी तरीके से जाएंगे। सो 5 × 2 हो जाएगा 10 + 5 × √5 + 2 × √7 + √7 × √5, यानी कि √35। ये आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड वाला देखते हैं, ये क्या है, 5 + √5 × 5 - √5। तो ये a + b × a - b के फॉर्म में है, विच इज इक्वल टू a² - b²। तो ये हो जाएगा a² - b²। तो ये हो जाएगा 25 - 5 विच इज इक्वल टू 20। अब तीसरा वाला देखते हैं, √3 + √7 का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्म याद करो, क्या होगा ये, a² + b² + 2ab। सो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 √21।
तो ये हो जाएगा 10 + 2√21। इसके बाद देखते हैं फोर्थ वाला, √11 - √7 × √11 + √7। तो ये भी a + b × a - b वाले फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a² - b²। तो ये हो जाएगा 11 - 7 यानी कि 4। चलो थोड़ा सा रैशनलाइज करने की प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रैशनलाइज करना क्या होता है। रैशनलाइज का मतलब ही होता है कि हम डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर रहने नहीं देते हैं। और कैसे रहने नहीं देते हैं, जैसे 1/√2 है, फिलहाल डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, √2/2। तो देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर का इरेशनल नंबर को हमने भगा दिया, है ना। तो जनरली कैसे भगाते हैं, नीचे जो भी √ओवर नंबर दिया हुआ है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, नीचे वाला जो है √ओवर उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट उसका √ओवर गायब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, 5/√3 - √5। ऐसे केस में क्या करेंगे हम, ऐसे केस में आप पूछोगे कि मैम नीचे √3 से मल्टीप्लाई करें कि √5 से। यार नीचे ऐसे किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये √ओवर गायब हो जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी ये √3 - √5 के फॉर्म में है तो हम √3 + √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, नीचे a - b × a + b का फॉर्म आ जाएगा, करेक्ट। ऊपर तो √ओवर रहेगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें खाली डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, √3² - √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 × √3 + √5 डिवाइडेड बाई 3 - 5। तो ये हो जाएगा -5/2 √3 + √5। तो देखो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं है अब, तो हमने इसे सही तरीके से रैशनलाइज कर दिया है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। 2 - √5, 2 - √5 क्या हो रहा है, एक रैशनल और एक इरेशनल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा मेरा आंसर, इरेशनल। अगला देखो 3 + √23 - √23। अब यार +√23 - √23 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 3 क्या है, रैशनल। 2√7/7 √7। अब √7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा 2/7 जो कि रैशनल है। 1/√2 ये क्या है, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल, हमने डिवाइड किया है, तो ये क्या होगा, इरेशनल। 2π, पाई इरेशनल होता है, सो 2π भी इरेशनल ही होगा, तो ये भी इरेशनल होगा। तो देखो इनमें कुछ खास कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टिप्स पता है कि कैसे ऑपरेशंस होते हैं रैशनल और इरेशनल के बीच में, तो आप इन्हें देखकर आराम से बता सकते हो। चलो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। कई बार क्या होता है ना, रियल नंबर्स में हमें इस तरह के नंबर्स देखने को मिल जाते हैं जहां पर एक नंबर है, उसके ऊपर एक पावर लगा हुआ है, जैसे कि a⁻m, जैसे 2⁵, 3⁻10। तो ये जो नंबर बेचारा बैठा हुआ है उसे हम बेस कहते हैं, और ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है उसे हम पावर या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं। तो a⁻m में a बेस है और m क्या है, एक्सपोनेंट। तो अब जब भी इस तरह के नंबर्स पिक्चर में आ जाते हैं तो हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, उसे हम हैंडल करते हैं यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो 4 बहुत ही प्यारे प्यारे से लॉज हैं जिनके हेल्प से हम बड़ी आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। पहला लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में नंबर्स हैं, जैसे कि a⁻m × a⁻n, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही नंबर्स में बेस सेम है, राइट। तो जब दोनों का बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको a⁻m + n। और यही अगर डिवीजन का सिचुएशन हो, यानी कि a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एग्जैक्टली। तो इसे हम लिखेंगे a⁻m - n। ओके, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि a⁻m होल टू द पावर n, मतलब a की पावर m और इस पूरे की पावर n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a⁻mn। ओके, अच्छा मैम ऐसा भी तो हो सकता है कोई सिचुएशन जहां पर बेसिस सेम ना हो लेकिन पावर सेम हो, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि a⁻m × b⁻m, तो देखो a और b तो अलग अलग है बेसिस, लेकिन पावर सेम है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ ab⁻m। तो चलो अब देखते हैं कि इन प्यारे प्यारे लॉज से हम कितनी आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो थोड़ी सी
सिंप्लीफिकेशंस करते हैं एक्सपोनेंट वाली, ठीक है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं 2 to the power 2/3, 2 to the power 1/3। तो इसमें क्या है, बेस सेम है, ठीक है। तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3/3, यानी कि 2 to the power 1 दैट इज 2, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं 3 to the power 1/5 to the power 4, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 1/5 into 4, यानी कि 3 to the power 4/5। तीसरा देखते हैं 7 to the power 1/5 डिवाइडेड बाई 7 to the power 1/3। यहाँ पर भी देखो बेस सेम है, बेस क्या है 7, डिवीजन हो रहा है, इसीलिए जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 7 to the power, ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे 15, तो ये हो जाएगा 3 - 5 दैट इज -2/15। तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं चौथा वाला 13 to the power 1/5 इंटू 17 to the power 1/5। यहाँ पर बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 17 to the power 1/5, यानी कि 221 to the power 1/5। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं क्लास 9th नंबर सिस्टम्स के वन शॉट वीडियो के एंड तक। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मुझे अभी भी देख रहे हो, यानी कि आपने पूरा वीडियो देखा है, तो यानी कि आपका कॉन्सेप्ट हुआ होगा क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने टेक्स्ट बुक्स में से जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करने हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अब आप अधिकतर क्वेश्चंस जो है खुद से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर, कमेंट्स पे जरूर लिखो कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और साथ ही साथ कमेंट्स में मुझे ये भी लिख करके बताओ कि इस पूरे वीडियो में कौन सा वो पार्ट था, कौन सा वो एग्जाम्पल था, कौन सी वो जगह थी जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इससे जो है मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं उस तरह की चीज़ें और ज़्यादा डालने की कोशिश करूँगी मेरे फ्यूचर वीडियोज़ में। सो मेरी तरफ से और भी बहुत सारे धमाकेदार, इंटरेस्टिंग, धांसू टाइप के वन शॉट मैथ्स के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आप प्रैक्टिस करते रहो और साथ में मिलकर हम आपके मैथ्स को बनाएंगे सुपर स्ट्रॉन्ग। सो ऑल ऑफ यू स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।